हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं भैया जो 2024 में बोर्ड एग्जाम तो देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्लास 12 हिंदी 2024 में हिंदी का पेपर कैसा आएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे आएगा 12th हिंदी का पेपर देने से पहले आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। इस पूरे पेपर को हम सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, ये पूरा हिंदी का पेपर है 100 नंबर का। इस पूरे पेपर को सॉल्यूशन के साथ मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो भैया अब की बार हमें हिंदी में 100 में 100 लेकर आना है और इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और अच्छे से तैयारी करना होगा। तो देखिए, ये जो पेपर हमारा है ये 2023 का पेपर है, यानी कि हिंदी में जो 2023 का पेपर आया था वो कैसा आया था। बहुत सारे स्टूडेंट एक्साइटेड रहते हैं कि अरे सर 2023 में कैसा पेपर आया था, पेपर कठिन था कि सरल था, पेपर ज़्यादा इजी था। आप इस पेपर को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे भैया कि मैं 100 में 100 ला सकता हूं कि नहीं ला सकता हूं। ठीक है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पेपर को। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है क्लास 12 हिंदी 2023 का ये पेपर है। ठीक है, पेपर कोड ऐसे आपको दिया जाएगा, जब आपको पेपर दिया जाएगा तो यहाँ पर पेपर कोड रहेगा। ठीक है, समय आपके पास टोटल 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे, पूर्णांक आपका 100 का रहेगा। ठीक है, देखिए कोई भी स्टूडेंट वीडियो को छोड़कर नहीं जाएगा, ध्यान से समझेगा, क्योंकि मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा आप कैसे 100 में 95 प्लस ला सकते हैं। देखिए, आपको नोट पहले दिया जाएगा, अब रुपए वाला नोट नहीं, यहां पर कुछ निर्देश दिए जाएंगे। देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट में से आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। इस प्रश्न में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, पूरे पेपर को हम सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे भैया, इससे आपको क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाएगा। तो देखिए, पहले खंड का हमारा आएगा जिसमें हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न और गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य, ये सब रहेंगे खंड का में। ठीक है, 50 नंबर का हमारा खंड का वाला पेपर होगा। ठीक है, खंड का जो होगा ये 50 नंबर का होगा। उसके बाद खंड खा रहेगा जिसमें संस्कृत, हिंदी व्याकरण और भी बहुत सारी चीजें रहेंगी, तो वो खंड खा रहेगा। ठीक है, तो पहले खंड का को देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा ये हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, वो भी हिंदी गद्य साहित्य। देखिए, पहला क्वेश्चन है का, 5 क्वेश्चन पहले रहेंगे गद्य साहित्य से, फिर 5 क्वेश्चन पद्य साहित्य से, यानी कि टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। देखिए, अष्टयाम कृत के लेखक कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, जो सही आंसर होगा उसको आपको टिक करना होगा। अब टिक नहीं करना, अपनी कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, तो अष्टयाम के जो रचयिता है वो है नाभादास जी, तो ये 3rd वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जो अष्टयाम है इसके रचयिता नाभादास जी हैं। तो मैंने तो टिक किया है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, कॉपी में आपको लिखना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। खा देखिए, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है, इसमें से कौन सा उपन्यास है जिसको धर्मवीर भारती जी ने लिखा है, तो वो सूरज का 7वां घोड़ा, ये जो उपन्यास है इसको धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। ठीक है, ग देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। देखिए, इसमें से कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा नहीं लिखा गया है, तो वो है भारत सौभाग्य। ये नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा नहीं लिखा गया है, बाकी तीनों लिखे गए हैं। ठीक है, नहीं है। देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, जल्दबाजी में नहीं को पढ़ेंगे ही नहीं, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक है, तो ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, घा देखिए, इनमें से आत्मकथा विधा की रचना कौन सी है, इन चारों में से कौन सी रचना है जो एक आत्मकथा है। ठीक है, तो वो अर्धकथा जो है ये एक आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, अंगा नंबर देखिए, यात्रा वृत्त संबंधी गद्यकृत, अरे यायावर रहेगा याद, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक सिंपल है, अज्ञेय जी हैं। अरे यायावर रहेगा याद, तो आप लोग क्या कीजिए, आपके जो हिंदी में जो जीवन परिचय हैं, जो कवि और लेखक हैं, उनका जीवन परिचय अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर दे लेंगे और जीवन परिचय को भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो काखा गघा अंगा करके 5 क्वेश्चन थे, 5 नंबर हो गए हमारे, ये हिंदी गद्य साहित्य के क्वेश्चन थे, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अब देखिए, दूसरा जो हमारा है भैया ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न होगा हिंदी पद्य साहित्य से। ठीक है, देखिए, जैसे इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इनमें से कौन सी काव्य कृति है
जिन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो वो है कितनी नावों में कितनी बार। इस कृति पर जो इसके कवि हैं उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब आप लोग बताइए कि कितनी नावों में कितनी बार जो है इसके कवि कौन है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं, कमेंट करके बताइएगा। देखिए जो मैं बता रहा हूं आपको, जो चीजें समझा रहा हूं उसको आपको कमेंट करके बताना है पहले से ही, ठीक है। देखिए तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। देखिए तार सप्तक अगर होता तब तो 1943 होता। तीसरा सप्तक है, इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1959, यानी कि तीसरा सप्तक जो है ये सन 1959 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। ग वाला देखिए, कला और बूढ़ा चांद कृत के रचयिता कौन है। कला और बूढ़ा चांद इसके कवि कौन है। तो आपका ऑप्शंस दिया गया है, 4 ऑप्शन रहेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुमित्रा नंदन पंत। देखिए कला और बूढ़ा चांद जो है इसके जो कवि हैं, इसके जो रचयिता हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ठीक है। घा वाला देखिए, किस महाकाव्यात्मक कृत में 12 सर्ग हैं। इसमें से कौन सा महाकाव्य है, कौन सी महाकाव्य की रचना है जिसमें 12 सर्ग हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, साकेत। देखिए जो साकेत है इसमें 12 सर्ग हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अंगा देखिए, छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है, तो छायावाद की जो प्रमुख विशेषता है वो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। देखिए जो श्रृंगार रस की प्रधानता है ये रीतकाल की विशेषता है। युद्धों का सजीव वर्णन ये आदिकाल की विशेषता है। तो ये आपका स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ये आपके छायावाद युग की विशेषता है। तो टोटल 5 मिलाकर 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, 10 नंबर आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के दिए जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा क्वेश्चन जो हमारा आएगा ये गद्यांश होगा। गद्यांश किस चैप्टर से होगा, जो हिंदी के गद्य के चैप्टर्स हैं। जैसे देखिए दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्न के उत्तर दीजिए। देखिए आपको एक गद्यांश दे दिया गया, ये देखिए 10 नंबर का ये रहेगा भैया, 10 नंबर पूरे मिलेंगे। देखिए अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। सिंपल सा है, आपको करना क्या है, ये आपको पहले गद्यांश पढ़ना है। ये किस चैप्टर का है बताइए, अशोक। ये अशोक के फूल चैप्टर का है, नाम से स्पष्ट है। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, अशोक के फूल, ठीक। इसके नीचे इस आपको पूरे गद्यांश को पढ़ना है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। मतलब आपको लिखना है कि इसके लेखक कौन है, इसके ये किस पाठ से लिया गया है, ठीक है। ये आपको लिखना है। तो मैंने बता दिया किस पाठ से। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य भाग में संकलित अशोक के फूल पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। पूरा मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। दूसरा अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है, तो सब लिखा है। देखिए अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों और यक्षों की देन है। सारा क्वेश्चन का आंसर भैया इसी गद्यांश में रहेगा। अब अगर आप पहचान ले गए किस चैप्टर का तो आसानी से लिख लेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिनके नीचे देखिए रेखाएं हैं उनकी व्याख्या करनी है। ये नीचे वाला नहीं है, ये तो गलती से रेखा है, देखिए इतने का, ठीक है। उसके बाद अशोक वृक्ष को कौन पुष्पित किया करती है, ठीक है। तो इसी में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक। ये देखिए लिखा है राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सुनूरपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमयी वृक्ष को पुष्पित किया करती हैं। तो आंसर दिया गया है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए 5 गुणे 2 यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 5 क्वेश्चन 10 नंबर का। तो ये आपको गद्यांश दिया गया, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, पांचों का आंसर दीजिए, 10 नंबर ले जाइए, ठीक है। मान लीजिए ये गद्यांश आपको नहीं पता है तो एक और गद्यांश रहेगा, दोनों में से एक ही आपको करना होगा। देखिए मान लीजिए आपको नहीं पता है भैया तो एक और गद्यांश है। देखिए नए शब्दों, ठीक है, नए शब्दों, नए मुहावरों एवं नई रीतियों के प्रयुक्त जो भाषा को व्यवहारिकता। देखिए किस चैप्टर से भाषा आ गया, ये भाषा एवं आधुनिकता चैप्टर से, भाषा और आधुनिकता। इसके लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, ठीक है। तो ये आपको एक गद्यांश दिया गया, वो नहीं पता है तब इसको आपको करना है, दोनों में से एक ही गद्यांश को करना है। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है, पांचों का आंसर दीजिए भैया, ले जाइए, ठीक है। बस सिंपल सा है, कुछ नहीं है। अब देखिए गद्यांश हो गया भैया, तो पद्यांश आता है, ये भी 10 नंबर का आता है, ये हिंदी पद्य से होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए कौन हो तुम बसंत के दूत, वृह विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्त, मिटाता उत्कंठा सा विशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश, ठीक है। ये आपका है, आप किस चैप्टर से, श्रद्धा मनु चैप्टर से है, जयशंकर प्रसाद जी इसके कवि हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक कविता जो है, जो आपके पद्यांश से दे दिया गया। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है भैया, इसका आंसर दीजिए। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। इस पद्यांश में किस किस के बीच में संवाद हो रहा है, श्रद्धा और मनु के बीच में, ठीक है। ऐसे आपको बताना है, बस यही सारी चीजें हैं। नहीं पता तो यहाँ पर भी देखिए अथवा लगा है, ठीक है। ये नहीं पता तो दूसरा रहेगा,
देखिए वो वाला नहीं पता तो आप ये कर सकते हैं। देखिए छायाएं मानो जन की दिशहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के जो आरे टूटकर बिखर गए दो दसों दिशा में, कुछ क्षण का वह उदित अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेना दो भारी। ठीक है, ये आपको दिया गया है, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब जो गद्यांश और पद्यांश रहते हैं भैया, इसको इसमें ऑप्शनल रहते हैं, मतलब आप एक नहीं जानते तो दूसरा कर सकते हैं, सिंपल सा है। ठीक है, तो इस प्रकार से रहेगा। ठीक, 5वां क्वेश्चन देखते हैं भैया। 5वां क्वेश्चन, 5वें जो हमारा है ये जीवन परिचय है। ठीक है, जो साहित्यिक परिचय जिसको बोलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम जो शब्द सीमा है वो 80 शब्द, यानी कि लगभग आपको 80 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, नाम दिया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 3 कवि रहेंगे, 5 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, मतलब तीनों में से 3 लेखक रहेंगे, तीनों में से जिस लेखक का जीवन परिचय आपको पता है, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियां, उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय मैं बता चुका हूं किस किस का इंपॉर्टेंट है, तो जाइए सर्च कीजिए 12th हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप देखिए, उसमें मैंने कैसे लिखते हैं उसको भी बताया है। तो ये आपके तीन दिए रहेंगे, एक ही आपको करना होगा। ठीक, 5 नंबर मिलेगा। ऐसे खा भैया, जब लेखक का जीवन परिचय आएगा तो कभी कभी आएगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 रहेगा, मतलब 3 कवि का नाम भी दिया रहेगा, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। अभी कोई जरूरी नहीं है यही तीनों आए, दूसरा भी आ सकता है, लेकिन इन 3 में से कोई ना कोई तो आएगा ही, तो 5 नंबर इसके लिए भी आपको मिलेगा। ठीक, तो ये आपका जीवन परिचय का नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 6 नंबर पर भैया, ये कहानी है जो आप में पंचलाइट और बहादुर कहानी है ना 12th में, वो चीज यहां पर पूछी जा रही है। देखिए, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। भैया पता है तो लिख दीजिए, नहीं पता तो देखिए, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, मतलब सबसे इजी अगर देखा जाए तो यही हो जाता है। 5 नंबर फिक्स है एकदम। आप लोग पंचलाइट और बहादुर कहानी को पढ़ लीजिए भैया, ये नंबर आपका क्लियर रहता है। देखिए क्या करना है, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना है, नहीं पता अगर इसको तो बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। अगर ये नहीं पता तो इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, मतलब तीनों में से किसी एक को ही करना है। चाहे आप पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, चाहे बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए, चाहे ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। 3 ऑप्शन है, 3 में से एक करना है। ठीक, मतलब चाहे इसको कीजिए, चाहे इसको, चाहे इसको, 3 क्वेश्चन है, एक ही आपको करना है। कितना इजी हो जाता है वो आप समझ सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं हिंदी में 100 में 100 भी हम ला सकते हैं, बस हमारे अंदर वो आग होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे लाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर, खंड काव्य आता है। देखिए, स्वापथित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80, ये 5 नंबर का रहेगा। देखिए खंड काव्य है, जैसे फर्स्ट है रश्मि रथी, खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्रांकन कीजिए। ये नहीं पता है तो देखिए अथवा लगाए, आप इसको कर सकते हैं, मतलब दोनों में से एक ही करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है, अपने अपने जिले में लगभग अलग अलग होता है। कुछ जिलों को एक ग्रुप में रखा गया, कुछ जिलों को दूसरे ग्रुप में रखा गया। ठीक है, आप किस जिले से हैं कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जैसे भैया हमारे में हम हैं गोंडा जिला, यूपी उत्तर प्रदेश गोंडा। ठीक है, तो हमारे में त्यागपथी है। ठीक, त्यागपथी है, तो देखिए त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्रांकन कीजिए। पता है तो कीजिए, नहीं तो अथवा लगाए। ये त्यागपथी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। दोनों में से एक ही करना है। ठीक है, आप किस जिले से हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, सिर्फ यही एक ऐसा टॉपिक है जो आपके जिले वाइज होगा। जैसे हमारे जिले में गोंडा में हो सकता है हमारे साथ कोई और जिला हो जिसमें त्यागपथी हो। ठीक है, तो आप लोग अपना अपना खंड काव्य बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो किसी में मुक्त यज्ञ होगा, किसी में रश्मि रथी, किसी में आलोक वृत्त, किसी में त्यागपथी, किसी में श्रवण कुमार, तो ये अलग अलग होंगे सब में। ठीक, तो खंड का जो हमारा 50 नंबर का पेपर है वो यहीं पर फिनिश हो चुका है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर आपको नंबरिंग भी बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए हमारा जो बहुविकल्पीय प्रश्न था 10 नंबर का, गद्यांश 10 नंबर का, पद्यांश 10 नंबर का, जीवन परिचय 5 और 5 10 नंबर का, और हमारा कौन था पंचलाइट सॉरी कहानी और खंड काव्य मिलाकर 10 नंबर, टोटल 50 नंबर हो गए। ठीक है, अब आते हैं खंड खा पर। खंड खा में जब आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपका संस्कृत आएगा। देखिए 8वां क्वेश्चन,
दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए 7 नंबर। ठीक है, मतलब आपको दो संस्कृत के गद्यांश दिए जाएंगे, एक ये, देखिए अथवा लगा है, दोनों में से किसी एक का संदर्भ के साथ आपको हिंदी में अनुवाद करना है। लेकिन यहाँ पर संदर्भ में आपको पाठ का नाम लिखना है, लेखक का नाम तो दिया नहीं रहता, तो हम पाठ का नाम लिखेंगे। जैसे देखिए याज्ञवल्क्य उवाच न व मैत्रेय। ठीक है, थोड़ा संस्कृत भाई तेज है हमारा, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये तेज है, आप जान सकते हैं कितना तेज है, जितना आप लोगों का होगा। किसका किसका संस्कृत बहुत अच्छा है बताइएगा। ठीक है, तो ये हमारे आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ जो चैप्टर है उससे लिया गया है, इसको कर सकते हैं। मतलब इसका आप संदर्भ लिख दीजिए कि ये किस पाठ से लिया गया। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से अवतरित है। ठीक है, या अथवा लगा है, ये वाला कर सकते हैं। अथयका शकुनी सर्वेश्राम, ये आपका जातक कथा से है। ठीक है, तो ये आप दोनों में से कोई एक करेंगे, 7 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक, कीजिए लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऐसे खा वाला, देखिए ये संस्कृत का पद्यांश है। देखिए दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो संस्कृत का श्लोक होता है ये है। ठीक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा। ठीक है, नहीं पता तो अथवा देखिए वज्रादप कठोराण मृदूनि कुसुमादपि लोकोन्तराणाम चेतांसी कोनु विज्ञा तुमरहित। ठीक है, थोड़ा पढ़ने में हम कमजोर हैं भाई, आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। तो दोनों में से किसी एक पद्यांश को आपको लिखना है, इसका ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए दोनों जो हमारे पद्यांश है ये हमारे सुभाषित रत्नानि चैप्टर से लिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा संस्कृत में जो सुभाषित रत्नानि चैप्टर है, जिस स्टूडेंट ने उस चैप्टर को पूरी तरह हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लिया, ये 7 नंबर उसके मुट्ठी में होगा। क्योंकि आपके संस्कृत में इकलौता चैप्टर है सुभाषित रत्नानि, जो पूरे का पूरा श्लोक से भरा है पद्यांश से। ठीक है, 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें 1-2 श्लोक दिए गए हैं, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हिंदी व्याकरण पर। देखिए निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए 2 नंबर। मतलब 4 मुहावरे हैं, 4 में से किसी एक का अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना है। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ही करना है। जैसे ईद का चांद होना, इसका मतलब क्या होता है? बहुत दिनों बाद दिखाई देना, सबको पता है। ठीक है, कागजी घोड़े दौड़ाना यानी कि केवल लिखा पढ़ी करना। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि महान व्यक्ति के सामने तुच्छ भेंट। ठीक, का बरखा जब कृषि सुखाने यानी कि अब पछताए का हुई भैया। ठीक है, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 4 हैं, चारों में से किसी एक का अर्थ। जैसे ईद का चांद होना, इसका मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो आप लिख सकते हैं वाक्य प्रयोग में, भैया महेश जब से तुम डॉक्टर बने हो ईद का चांद हो गए हो। ठीक है, ऐसे लिख दो, बस काम खत्म। 10वां क्वेश्चन देखिए, ये संधि विच्छेद है। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे देखिए फर्स्ट है कबिंदुम का संधि विच्छेद है, इसका राइट आंसर क्या होगा? कबिंदुम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कबिधन इंदुम। देखिए कवि में छोटी ई आया, ये छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाएंगे, कबिंदुम हो जाएगा। दूसरा देखिए मनवंतरे में संधि विच्छेद है, मनवंतरे में सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए, मनुधन अंतरे। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, ए वाला। ठीक, तीसरा देखिए पवित्रम का सही संधि विच्छेद है, पोधन इत्रम, डी ऑप्शन सही होगा। तो ये सब चीजें जानना होगा, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं ऑप्शन सही बता रहा हूँ। अब आप लोग नहीं पढ़ेंगे भैया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और क्वेश्चंस मैं रेगुलर सॉल्व कराता रहता हूँ, बने रहिए हमारे साथ जब तक है दम। ठीक है, खा देखिए विभक्ति एवं वचन आ गया। दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे देखिए फर्स्ट है आत्मनोह, शब्द में विभक्ति और वचन है। आत्मनोह जो है इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो बताइए आप लोग। सब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग बता ले गए तो समझ लीजिए जानते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही होगा, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। आत्मनोह में षष्ठी विभक्ति है, ये द्विवचन है। ठीक है, ऐसे दूसरा देखिए नामभ्याम, शब्द में विभक्ति और वचन है, नामभ्याम में तृतीय विभक्ति द्विवचन है भैया, तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जो शब्द युग्म है इसका आपको सही अर्थ चयन करके लिखना है। देखिए स्टूडेंट सारी चीजें मैं पढ़ाता हूं, आप लोगों को पूरी तैयारी करवाता हूं। आप लोग अगर बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में ही नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट में 95% लेकर आऊं, तो मैंने बताया था प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है शुभम लेक्चरर। ठीक है, जाकर सर्च कर लीजिए, चैनल का नाम जो हमारे है शुभम, ठीक है, लेक्चरर। ठीक है, इस ऐप को जाकर डाउनलोड कर लो, इसमें आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे नोट्स, सारे वीडियोज, सारी क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। उसमें कोर्सेज हैं, उसको चाहे आप ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स है उसको आप परचेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है, मेरा नंबर है देखिए 9918
332305 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा पेमेंट नंबर है। आप लोग व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो पहले ऐप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है मैसेज कीजिए। तैयारी के जितने भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए सब हम आपको देंगे, बस आप हमें टॉपर बन के दिखाइए, ठीक है। देखिए फर्स्ट है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे फर्स्ट है असक्त आसक्त, इसका सही अर्थ क्या होगा? जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा, ठीक है। तो असक्त आसक्त, इसका सही अर्थ क्या होगा? देखिए असक्त का मतलब होता है शक्तिहीन, आसक्त का मतलब होता है मोहित। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दूसरा देखिए भवन भुवन, इसका सही अर्थ क्या होगा? देखिए भवन का मतलब होता है घर और भुवन का मतलब होता है संसार। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको लिखना होता है। खा वाला देखिए हमारा क्या है, ये निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के शब्द के दो अर्थ लिखिए। मतलब 3 शब्द दिए गए हैं, तीनों में से किसी एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखना है, जिसको हम पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं। देखिए चपला, चपला को और हम किन नामों से जानते हैं? आप बोल रहे हैं, आप लिखिएगा। इतना आप लोग फास्ट बनिए, स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए मेरे स्टूडेंट, आपकी बार बना देंगे आपको टॉपर। चपला को किन नामों से जानते हैं? लक्ष्मी भी बोलते हैं इसको, लिखिए जल्दी मेरे साथ। चपला को लक्ष्मी, चंचला, विद्युत, ठीक है। चपला के 3 नाम मैंने बता दिया आपको, एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं, मतलब इसका 2 ही लिखना था, मैंने 3 बता दिया। चपला को हम बोलते हैं लक्ष्मी, चंचला, विद्युत। पयोधर को किन नामों से जानते हैं? पयोधर को हम समुद्र, बादल, ठीक। तीसरा है विधि, विधि को किन नामों से जानते हैं? कानून, तरीका, ब्रह्मा, ठीक। इन सब नामों से जानते हैं। तो मैंने बता दिया भैया, आप लोग लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं वो आपके ऊपर है, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे आपको एक ही का लिखना था, मैंने तीनों का बता दिया। गा देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। देखिए नंबरिंग आप देखते रहिएगा, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, ठीक है। फर्स्ट है बहुत कम बोलने वाला, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? बहुत कम बोलने वाला, उसको एक शब्द में हम बोलते हैं मितभाषी। सी वाला ऑप्शन सही होगा, बहुत कम बोलता है, ठीक है। दूसरा देखिए बहुभाषी किसको बोलेंगे? जो बहुत बोलेगा। दूसरा देखिए जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु भैया, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु बोला जाता है उसको, ठीक। अब घा वाला देखते हैं, वाक्य संशोधन है ये, मतलब आपको 4 सेंटेंस, देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए 2 नंबर। मतलब 4 वाक्य दिए गए हैं, चारों वाक्य में थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं, किन्हीं 2 वाक्यों को सही करके लिखना। जैसे देखिए वह अपनी ताकत के बल पर खड़ा है, ये गलत है, आप इसके जगह पर लिखिए वह अपनी ताकत पर खड़ा है, ठीक है। समझ में आया? दूसरा देखिए इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण है, इसमें गलती क्या है? देखिए समस्त को हटा दीजिए, इसमें प्राण मात्र का कल्याण है, ठीक है, ये सही होगा। मतलब थोड़ी थोड़ी गलतियां होंगी, मैं बोल रहा हूं, आप लिखिएगा। तीसरा देखिए आपके साथ उचित न्याय किया जाएगा, इसमें गलती क्या है? आपके साथ न्याय किया जाएगा, इस तरह लिखिए। चौथा देखिए जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, देखिए यहां पर घोर नहीं घनिष्ठ रहेगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है, ये सही होगा। बस हो गया ऐसे। अब 12 नंबर देखिए भैया, रस छंद अलंकार पर आते हैं। ये रस छंद अलंकार के जो 2, 4, 2, 6 नंबर होते हैं एकदम फिक्स होते हैं। रस छंद अलंकार मैं एक वीडियो में भी बता चुका हूँ। हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं सबको आप सर्च करके देख लीजिए, बस पीछे शुभम लेक्चरर लगाइए, वीडियो आ जाएगा। रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, सब वीडियो आ जाएगा, ठीक है। बस मेरा नाम ही काफ़ी है। 12 का देखिए वीर रस अथवा करुण रस की सोदाहरण परिभाषा लिखिए। मतलब वीर रस या फिर करुण रस, दोनों में से किसी एक का आपको उदाहरण सहित परिभाषा लिखना, 2 नंबर। खा देखिए श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण लिखकर एक उदाहरण दीजिए। मतलब श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, दोनों में से किसी एक का लक्षण लिखकर उदाहरण देना है। गा देखिए दोहा तथा कुंडलियाँ, दोहा अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। मतलब आपको 2 ऑप्शन दिए गए, एक एक करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो रस, छंद, अलंकार, ठीक है, तीनों इसमें है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमेशा आते हैं। तो चलिए भैया हिंदी में सब कुछ लिख लिया, अब आते हैं लेटर राइटिंग पर, ठीक है। पत्र लेखन, अब प्रेम पत्र नहीं लव लेटर, यहाँ पर आपको लेटर राइटिंग लिखना है, ठीक। देखिए 13 नंबर 6 नंबर का ही रहेगा। अपने नगर की सफाई के लिए अध्यक्ष नगर पंचायत को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, पता है तो लिखिए, नहीं तो अथवा लगा है। पुस्तक व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करनी है तो अपने निकटस्थ किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। दोनों में से जिस टॉपिक पर आपको पत्र लिखना आता है, प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र 2 रहेगा, जो आपको लिखना आता है लिख दीजिए, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर का ही रहेगा निबंध, 9 नंबर का निबंध आता है। देखिए
देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 5 टॉपिक दिए जाएंगे, 5 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर जो आपको पता है उस टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। फिर देखिए, भारतीय जीवन में व्याप्त कुरीतियां, ठीक है। दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तीसरा है प्राकृतिक आपदाएं, कारण और निवारण। चौथा है विज्ञान वरदान है या अभिशाप। और पांचवा है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। पांचों में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। आपको 9 नंबर दिए जाएंगे। निबंध लिखते समय आपको हेडिंग बाय हेडिंग लिखना है ताकि अच्छे से समझ में आए। ये ध्यान रखिएगा, हेडिंग अच्छे से डालना है। तो ये हमारा पूरा 50 नंबर का खंड खा भी हो चुका है। टोटल ये 100 नंबर का हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो भैया ये था आपका 12th हिंदी का पूरा पेपर, 100 नंबर का 100 पूरा नंबर। मैंने आपको पूरी तरह समझाने का प्रयास किया, जहां हो सका पूरा आंसर भी मैंने बताया। अब आपके ऊपर है कैसी तैयारी आपकी चल रही है। आप लोग ये बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन पता थे और आगे आपको हिंदी में किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा जो आपके बगल में बैठ कर पढ़ते हैं आपके साथ, ठीक है, क्योंकि उनके साथ नाइंसाफी मत कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।